नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 6 है मित्रों, टेस्ट सीरीज संख्या 6। और अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। फोन पे पेटीएम नंबर यही है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा। 1499 रुपये का, 1499 रुपये में आप लोग को असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की कंप्लीट कोर्स आप लोग को मिल जाएगा। 3000 MCQ मिलेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे, सारे के सारे नोट्स मिलेंगे, लेक्चर्स वाइज सारे के सारे लेक्चर्स वीडियो मिलेगा, उसका भी नोट्स मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है, सिलेबस वाइज सारे के सारे मटेरियल मिल जाएंगे। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वह लोग ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है और यहाँ पर भी है 8318397276। आइए, इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, ठीक है। और टेस्ट सीरीज संख्या 6 आप लोग के सामने है और प्लेलिस्ट में जाइएगा। इसके पहले का वीडियो देखना है तो देख लीजिएगा। और जो भी लोग सीरियस हैं, गंभीर हैं, वह लोग हमारे कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। और एक ही कोर्स में आप लोग का कंप्लीट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी होगी हिस्ट्री की। किसी भी राज्य के असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे यूपी का हो, एमपी का हो, राजस्थान का हो, छत्तीसगढ़ का हो, झारखंड का हो, कहीं का हो, ठीक है। आइए, टेस्ट सीरीज संख्या 6, प्रश्न संख्या 11 देखिएगा। फर्रुखसियार के द्वारा जारी शाही फरमान से किसने सहूलियत पाई थी? तो किसने सहूलियत पाई थी? ये फर्रुखसियार के द्वारा जो शाही फरमान जारी हुआ था 1717 में हुआ था। और आपको पता है फर्रुखसियार के दरबार में, मुगल दरबार में जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल आया था, जिसमें एक अंग्रेज चिकित्सक भी था, हैमिल्टन। और उसी समय फर्रुखसियार को कुछ नासूर हो गया रहता है, ठीक है। उसके नासूर को सही करता है हैमिल्टन और फर्रुखसियार अंग्रेजों की इस सेवा से प्रसन्न हो जाता है और उसे बंगाल में मुक्त व्यापार करने की छूट दे देता है। तो जो फर्रुखसियार के द्वारा शाही फरमान जारी किया गया था 1717 में, ये बंगाल में अंग्रेजी व्यापार को सुविधा प्रदान करता है। व्याख्या देख लीजिएगा। हैमिल्टन ने बादशाह फर्रुखसियार की खतरनाक बीमारी से छुटकारा दिलाने में सफलता प्राप्त कर ली, जिससे साम्राज्य ने अंग्रेजों से प्रसन्न होकर 1717 में एक शाही फरमान जारी किया। इस फरमान से अंतर्गत अंग्रेजों को 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले में बंगाल में व्यवहार करने का विशेषाधिकार मिल गया, ठीक है। प्रश्न 12 देखिएगा। नादिर शाह के आक्रमण से भारत में कुछ दिनों के लिए मुगल सत्ता की समाप्ति के अफगानी सत्ता का आरंभ हुआ, तिथि थी। तो वह तिथि है भैया 20 मार्च 1739। 20 मार्च 1739 विकल्प एक जो है वह आपका सही है, ठीक है। नादिर शाह फारस का शासक था, उसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। देखिए, करनाल के युद्ध के बारे में बात नहीं की जा रही है। अगर करनाल का युद्ध हो तो वह 24 फरवरी 1739 को हुआ था, ठीक है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जिस दिन युद्ध हो जाता है उसी दिन परिणाम आ जाता है, ठीक है। युद्ध लंबा चलता है। तो वह तिथि 20 मार्च 1739, जब मुगल सत्ता का समापन हो गया एक तरह से और अफगानी सत्ता का आरंभ हो गया। कुल मिलाकर कुछ दिनों के लिए नादिर शाह ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और उसके बाद दया करके किसी तरह से उसने छोड़ दिया दिल्ली को, ठीक है। लूट कर बहुत सारा माल लेता गया अपने देश में। दरअसल मार्च 1739 में फारस के बादशाह नादिर शाह ने भारत पर हमला कर दिया था। करनाल में हुई लड़ाई में उसकी सेना ने मुगलिया सेना को बुरी तरह से शिकस्त दी थी। इसके बाद नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हो गया, लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद वह अफवाह उड़ी कि नादिर शाह ने मुगल शहंशाह मोहम्मद शाह की हत्या कर दी, ठीक है। प्रश्न 13 देखिएगा। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, बहादुर शाह जफर। उसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, विकल्प 2। बहादुर शाह जफर का जन्म 24 अक्टूबर 1775 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। बादशाह बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर के बारे में बात की जा रही है कि बहादुर शाह जफर जो था अकबर शाह द्वितीय या लाल बाई का दूसरा पुत्र था, ठीक है। इसकी माँ जो थी लाल बाई थी, बहादुर शाह जफर की माँ लाल बाई थी, ठीक है। वह एक लाल बाई हिंदू परिवार से थी। बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था और 1837 से लेकर 1857 तक इसने राज किया था,
ठीक है। राज क्या किया था आप सब समझते हैं, मतलब एक तरह से कोई अस्तित्व नहीं रह गया था मुगल मुगल शासकों का। ठीक है। शाह आलम द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय को भी जोड़ लेते हैं। बहादुर शाह जफर एक कवि, संगीतकार, खुशनसीब था और राजनीतिक नेता के बजाय सौंदर्यानुरागी व्यक्ति अधिक था। ठीक है। गजल गायकी इसे पसंद थी। जफर नाम से कविताएं लिखता था बहादुर शाह। ठीक है। प्रश्न 14 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंत्र कहते हैं, बनवाई थी? जंतर मंत्र बनवाया था जय सिंह द्वितीय ने। और जंतर मंत्र एक खगोलीय वेधशाला है जो 5 जगह बनवाया गया था, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली और वाराणसी। ठीक है। तो विकल्प 4 जो है आपका सही है, जय सिंह द्वितीय। आमेर के शासक थे जय सिंह द्वितीय। जंतर मंत्र खगोलीय वेधशाला है जिसका निर्माण महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 1724 में कराया था। जय सिंह ने इस तरह की वेधशाला का निर्माण, देखिए यह इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि कहाँ कहाँ वेधशाला का निर्माण जय सिंह ने कराया था। देखिए जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और फिर दिल्ली में भी 5 जगह इन्होंने बनवाया था। तो दिल्ली का जो जंतर मंत्र है, जहाँ धरना देने पहुंच जाते हैं लोग, दिल्ली का जो जंतर मंत्र है वह उज्बेकिस्तान की राजधानी है समरकंद, उसकी वेधशाला से प्रेरित है। यह ध्यान रखिएगा, उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद है, उसकी वेधशाला से प्रेरित है। और दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, यह 5 जगह पर इन्होंने वेधशाला बनवाया था। प्रश्न 15 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? बताएं, कौन सही नहीं है बहादुर शाह जफर के बारे में? वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। तो ये तो सही है बिल्कुल, बिना साम्राज्य का सम्राट था, कोई साम्राज्य बस बहादुर शाह जफर मालिक था, वो भी लाल किले तक मालिक था, वो भी लाल किले पर भी हस्तक्षेप था अंग्रेजों का, तो समझ सकते हैं। तो वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, ये तो सही है। इब्राहिम जौक और अरशद खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। बिल्कुल, देखिए गालिब उसी के समय में रहे हैं और दोनों मिलकर दम शेरो शायरी किया करते थे। इब्राहिम जौक और अरशद खां गालिब उसकी कविता के शिक्षक थे। ठीक है, दोनों लोग कवि थे और बहादुर शाह जफर भी कवि था। देखिए हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, उसके आध्यात्मिक जो गुरु थे वह हसन अस्करी, ये भी सही है। 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। चौथा देखिएगा, वह 1 लाख से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। तो ये बातें गलत हैं, विकल्प 4 यही आपका गलत है, बाकी 1, 2, 3 आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा, बहादुर शाह जफर बिना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम जौक और असद खान गालिब इसके कविता के शिक्षक थे। इन दोनों लोग का नाम ध्यान रखिएगा, इब्राहिम जौक और असद खान गालिब। गालिब बस जानते हैं, गालिब को जानते हैं, लेकिन गालिब का पूरा नाम क्या है? असद उल्लाह खान गालिब। तो इब्राहिम जौक और असदुल्लाह खान गालिब इसकी कविता के शिक्षक थे, कविता थे लिखा है, कविता के शिक्षक थे ये। ठीक है। हसन अस्करी इसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, मतलब आध्यात्मिक गुरु जो थे वह हसन अस्करी। ठीक है, ये जो चौथा ऑप्शन था वही आपका सही नहीं है। प्रश्न 16 देखिएगा, मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? जहांदार शाह का अंत कैसे हुआ? ठीक है, तो देखिए जहांदार शाह का अंत ऐसे हुआ, 1 साल तक यह शासन किया था जहांदार शाह, 1712 से 1713। ठीक है, और जहांदार शाह को क्या कहा जाता है? मुगल वंश का लंपट मूर्ख कहा जाता है। इसका एक नाम था लंपट मूर्ख, यह ध्यान रखिएगा, जहांदार शाह। और ये किसका दीवाना रहता है? लाल कुमारी का दीवाना रहता है। लाल कुमारी जो कहती है जहांदार शाह वही करता है। तो बस थोड़ा ये भी अयासी में डूबे रहते हैं। तो कैसे हो पाएगा भाई, राजकाज कैसे हो पाएगा? तो 1712 से 1713 1 वर्ष तक यह राजा रहता है, शासक रहता है जहांदार शाह। ठीक है, और यह अपने भतीजे, इसका भतीजा रहता है फर्रुखसियार, और वही इस काम कर देता है जहांदार शाह का। तो एक युद्ध में भी अपने भतीजे द्वारा पराजित हुआ था दिग्विजय, और भतीजा कौन था? फर्रुखसियार। और फर्रुखसियार का को क्या कहा जाता है? घृतकायर, मुगल वंश का घृतकायर। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। मुगल सम्राट जहांगीर शाह लिखा है, जहांदार शाह होगा, जहांदार शाह। मुगल शासक जहांदार शाह के शासनकाल का समय से पूर्व अंत एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित होता है। जहांदार शाह के शासनकाल में प्रशासन की पूरी बागडोर जुल्फिकार खान के हाथों में आ गई। जुल्फिकार खान के हाथों में आ गई, मतलब जहांदार शाह
जो गद्दी पर बैठता है किसके सहयोग से बैठता है? जुल्फिकार खां के सहयोग से बैठता है। और फिर जुल्फिकार खां शासन में बहुत हस्तक्षेप करता है और यह कठपुतली बनकर रह जाता है जहांदार शाह। जुल्फिकार खां जो है किस गुट का रहता है? ईरानी गुट का रहता है। हमने आपको बताया है कि मुगल वंश में अलग अलग सरदार अलग अलग गुट चलाते थे, गुटबंदी बहुत होती थी, इसमें हिंदुस्तानी गुट, तुरानी गुट, ईरानी गुट, अफगानिस्तानी गुट, इस तरह से रहता था। ठीक है, सैयद बंदू के बारे में बताया हूँ, वह हिंदुस्तानी गुट के थे और जुल्फिकार खां जो था वह ईरानी गुट का था। ठीक है, जुल्फिकार खां के सहयोग से ही जहांदार शाह शासक बना था और जहांदार शाह शासक बना 1712 से 1300 के बीच में था और पूरी तरह से जहांदार शाह के शासनकाल में बागडोर जो थी जुल्फिकार खान के हाथ में थी। प्रश्न 17 देखिएगा, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? यह तो जानते ही हैं भैया, 1717 का शाही फरमान फर्रुखसियार के द्वारा। नहीं यार, दीवानी प्रदान की थी ना 1717 में, तो शाही फरमान यह वैसे दिया गया था, दीवानी प्रदान की। दीवानी का मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार और करमुक्त व्यापार करने का अधिकार और वहां की दीवानी वसूलने का अधिकार, जो इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। इलाहाबाद की प्रथम, प्रश्न जल्दी जल्दी पढ़ने में दिक्कत हो जाती है। तो इलाहाबाद की जो पहली संधि हुई थी वो कब हुई थी? 12 अगस्त 1765। और 12 अगस्त 1765 को यह जो संधि होती है, पहली संधि होती है, यह मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य होती है। ठीक है, तो यह होता है शाह आलम द्वितीय। और ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय क्या करता है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करने की छूट दे देता है। छूट देगा भी कैसे भैया? न छूट दे तभी उसका खत्म है, क्योंकि वह हार ही जाता है। यह अंग्रेजों का एक तरह से उपकार था कि उसे मतलब शासक बने रहने देते हैं। तो ये है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का असली नाम जो था शाहजादा अली गौहर था। 1759 में गद्दी पर बैठता है, 1759 से 1806 इतने वर्ष तक यह गद्दी पर बैठा रहता है शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इसके शासनकाल को संकटग्रस्त काल कहा जाता है। इसके पिता आलमगीर द्वितीय को उसके सत्ता लोलुप और कुचक्री वजीर ने गाजीउद्दीन ने तख्त से उतार दिया था, सिंहासन से उतार दिया था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय को गद्दी पर बैठने के 2 साल पहले प्लासी की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हो चुकी थी। ठीक है, प्लासी की लड़ाई 1757 में होती है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर उसका शासन हो गया था। प्रश्न 18 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्रदान की? तो वही शाही फरमान 1717 का शाही फरमान, और यह सुविधा प्रदान किया था फर्रुखसियार ने। विकल्प 4। देखिए, हैमिल्टन ने बादशाह फर्रुखसियार की एक खतरनाक बीमारी से छुटकारा दिलाने में सफलता प्राप्त कर ली, जिससे साम्राज्य ने अंग्रेजों से प्रसन्न होकर 1717 में एक शाही फरमान जारी किया। इस फरमान के अंतर्गत अंग्रेजों को 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले में बंगाल में व्यापार करने का जो विशेषाधिकार मिला वह पुष्ट हो गया। ठीक है, प्रश्न 19 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? बताएं। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था चिनक्लिज खां। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो वह था चिनक्लिज खां। ठीक है, विकल्प 4। हैदराबाद के चिनक्लिज खां, इसका व्याख्या देख लीजिएगा। हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना मुगल शासक मोहम्मद शाह द्वारा दक्कन में नियुक्त सूबेदार खान निजामुल मुल्क आसफ जाह ने 1724 में किया। आज निजामुल मुल्क को ही हम चिनक्लिज खां कहते हैं, चिनक्लिज खां कहा जाता था उसको। तो 1724 में इसने आसफ जाही वंश की स्थापना की थी हैदराबाद में। ठीक है, मोहम्मद शाह 1722 में चिनक्लिज खां को दक्कन की 6 सूबों की सूबेदारी सौंपी थी, किंतु सम्राट के ढुलमुल रवैये से तंग आकर उसने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो इसने क्या कर दिया? 1724 में अपने यहाँ को स्वतंत्र घोषित कर दिया था चिनक्लिज खां ने। ठीक है, इसका मुख्यालय क्या था? हैदराबाद का मुख्यालय औरंगाबाद। प्रश्न 20, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो अहमद शाह अब्दाली ने जब भारत पर अटैक किया तो उसका किस रूहेला सरदार ने सहायता की थी? उसका नाम था नजीब खान। नजीब खान, विकल्प 2। यूपी का एक जिला है बिजनौर। ठीक है, बिजनौर में एक छोटा सा कस्बा है, छोटा सा शहर आप बोल सकते हैं नजीबाबाद। तो नजीबाबाद की स्थापना यही नजीब खान ने किया था। ठीक है,
अहमद शाह अब्दाली जब पानीपत का, समझिए पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, कितना शर्म का विषय है कि पानीपत का तीसरा युद्ध होता है और रोहिला सरदार जो इस देश की नमक खाया होता है वह अहमद शाह अब्दाली का साथ देता है और पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराता है और इसके द्वारा जो शहर की स्थापना की गई है नजीबाबाद, आज भी उसी के नाम पर नजीबाबाद है। अरे भैया बदल काहे नहीं देते हो? जो देश के दुश्मनों का साथ दे रहा है उसके नाम पे शहर बसाए गए हैं और उसे बदला भी नहीं जा रहा है। तो शायद हो सकता है योगी जी का दिमाग उधर जा नहीं रहा है, बताना चाहिए लोगों को ना। नजीबुद्दौला भारती था जो आक्रमणकारी अफगानी सेना में शामिल हो गया था। वह नजीब खां के नाम से जाना जाता था, ठीक है। वह रोहिला कबीले से था। वह बिजनौर जिले के नजीबाबाद शहर का संस्थापक है। नजीब पहले मुगल सैनिक सेना में सैनिक के रूप में सेवा कर चुका था, लेकिन बाद में वह अहमद शाह अब्दाली से जाकर मिल गया। आलम शाह अब्दाली लिखा है, थोड़ा गलत लिखा है, अहमद शाह अब्दाली से जाकर मिल गया और फिर बाद में उसका विश्वासी बन गया। लेखक विश्वास पाटिल नजीब की तुलना शेक्सपियर के ओथलो में खलनायक यागो से करते हैं। देखिए यह इम्पॉर्टेंट है, यह जो इतिहासकार हैं विश्वास पाटिल, तो विश्वास पाटिल शेक्सपियर की नाटक है ओथलो, ठीक है, तो उसमें यागो है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जैसे उपन्यास में ओथलो में खलनायक होता है यागो, वैसे ही नजीब खां भी एक तरह से खलनायक की भूमिका अदा करता है। विश्वास पाटिल ने यह बातें कही हैं। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। पहले हम बता दें हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर क्या है, ऊपर दिया भी है, यहाँ पर बता दे रहा हूँ 8318397276। यह 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के लिए, चाहे यूपी हो, एमपी हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, आप लोग इस सीरीज को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको 3000 MCQ मिलेगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, सारे नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे, उसके सारे नोट्स मिलेंगे। तो जो लोग गंभीर हैं, जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।